यदि उत्कर्ष चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई वीडियो का अपडेट मिलता रहे और आप अपने ज्ञान का अर्जन करते रहें। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सभी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना मानवी करुणा की दिव्य चमक का अध्ययन करेंगे। चूंकि ये फादर बुल्के की संस्मरण है, जो कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की बड़े करीबी थे और एक विदेशी होते हुए भी हिंदी के प्रति बड़े चिंतित थे। उनके अंदर मानवीय करुणा की एक चमक दिखाई देती थी, जिसको सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने बड़े करीब से महसूस किया था। उन्हीं का संस्मरण है, तो आइए इसके पंक्तिबद्ध होकर एक एक पंक्तियों का अध्ययन करते हैं। लेखक कहता है कि फादर को जहरबाद से नहीं मरना चाहिए, जिसकी रगों में अमृत के अतिरिक्त कुछ नहीं था। कहते हैं उन्हें इस तरह नहीं मरना चाहिए जहरबाद से, जिनके लिए दूसरों के लिए अमृत था, उसके लिए जहर का विधान क्यों? यह सवाल किस ईश्वर से पूछें? प्रभु की आस्था जिसका अस्तित्व है, वह देव की यातना की परीक्षा उम्र की आखिरी देहरी पर क्यों दे? कहते क्यों इस आखिरी देहरी पे दे? उनकी वेशभूषा और व्यक्तित्व के बारे में कभी कहता है कि लंबी पादरी के सफेद चोगे से ढकी आकृति के सामने है गोरा रंग, सफेद छाई मारती भूरी दाढ़ी, नीली बाहें खोल, गले लगाने को आतुर, इतनी ममता, इतना अपनत्व और अपने प्रियजन के लिए उमड़ता था जिसकी कोई सीमा नहीं थी। कहते ऐसे व्यक्ति के लिए इस प्रकार का विधान क्यों, जो हमेशा दूसरों के लिए अच्छा सोचता था? मैं 35 साल से इस बात का साक्षी हूँ। लेखक कहता है कि 1-2 वर्ष नहीं, मैं 35 वर्ष से इस बात का साक्षी हूँ। जब वो इलाहाबाद में थे तब वो दिल्ली आते थे। आज भी उनके बाहों का और मैं अपनी छाती का दबाव महसूस करता हूँ। जब भी मिलते थे आत्मीयता से गले लगा लेते थे। फादर को याद करना मतलब एक शांत संगीत सुनने जैसा था। उनकी आंखों को देखना करुणा के निर्मल जल में स्नान करना था। और उनसे बातें करना, अगर आप उनसे बात कर लें तो आप किसी न किसी संकल्प से, कर्म के संकल्प से आप अभिप्रीत हो जाएं। मुझे परिमल एक संस्था थी साहित्यकारों की इलाहाबाद में। यहाँ पे लेखक कहता परिमल के वो दिन याद आते हैं जब हम एक पारिवारिक रिश्ते में बंधे थे, जिसके बड़े फादर बुल्के थे, सबसे बड़े। वो परिमल की सभा में आते थे, हमारे हंसी मजाक में और निर्लिप्त शामिल रहते थे, यानी डूब कर शामिल रहते थे। हमारी गोष्ठियों में वह गंभीर बहस करते थे, हमारी याचनाओं में विवेक यानी बेबाक राय देते थे, सुझाव देते थे। हमारे घरों के किसी उत्सव और संस्कार में बड़े भाई और पुरोहित किसे कहते हैं? पूरा धन हित, यानी आपका पूरा हित चाहने वाला पुरोहित, जो कर्मकांड करते हैं, आपके लिए मंगल कामना करते हैं, आपके लिए मंगल वाचन करते हैं, उन्हें पुरोहित कहा जाता है। जो पुरोहित, कभी कभी इसे विकृत रूप में हम सभी देखते हैं, उपरहित कर देते हैं गांव के ठेठ शब्दों में। ऊपर हित, जो ऊपर का हित चाहने वाला, बिल्कुल नहीं। पुरा धन हित, पुरो धन हित, यानी पूरा हित, आपका पूरा भला चाहने वाला, वही पुरोहित होता है। लोग कहते हैं पुरोहित है हमारे, यानी आपके पूरा हित करने वाले हैं। कहते हैं बिल्कुल वैसे ही खड़े रहते थे, आशीषों से भर देते थे। मुझे अपना बच्चा और फादर का उसके मुख में पहली बार अन्न डालना याद आता है। नीली आंखों में तैरता वात्सल्य भी किसी ऊंचाई पे देवदारू के छाया में खड़े हों, कहाँ से शुरू करें? कहते उनकी यादें कहाँ से शुरू करें? कहते मेरे बच्चे का जब अन्नप्राशन था, ये ऐसा नियम है कि सबसे बुजुर्ग व्यक्ति से, परिवार के सबसे बड़े सदस्य से हम अपने बच्चे का अन्नप्राशन संस्कार शुरू करते हैं। लेखक ने उनको चुना। कहता उनकी यादों को कहाँ से शुरू करूं? वो एक तो देवदारू की वृक्ष की छाया की तरह है, चारों तरफ उन्हीं की यादों से घिरा है। इलाहाबाद की सड़कों पे फादर की साइकिल चलती दिख रही है, सादगी की पराकाष्ठा।
आंख दर आकर रुक जाती हैं, जैसे कभी कभी वो रुक जाती थी। मुस्कुराते हैं, उतरते हैं और कहते हैं कि देखिए मैंने पढ़ लिया है आपकी रचना को, मैं कहना चाहता हूँ, उसे कुछ कहना चाहता हूँ। उन्हें क्रोध में कभी नहीं देखा, आवेश में देखा है और ममता तथा प्यार से लबालब छलकता महसूस किया है। लेखक कहता मैंने कभी उनको क्रोध में नहीं देखा है, कभी कभी आवेश में देखा है। अक्सर उन्हें देखकर लगता है कि बेल्जियम में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में पहुंचकर उनके मन में सन्यासी बनने की इच्छा कैसे जागृत हुई थी इस बात को, जबकि उनके पास सभी थे। उनके पास जो उनका भरा पूरा घर थे, दो बहन थी, माता पिता सभी थे, लेकिन उनके मन में सन्यासी बनने का भाव आखिर क्यों आया? लेखक ने पूछा था आपको अपने देश की याद आती है? मेरा देश तो अब भारत है। अच्छी सोच। मैं जन्मभूमि के बारे में पूछ रहा हूँ। हाँ आती है, बहुत सुंदर है मेरी जन्मभूमि रेम्स चैपल। घर में किसी की याद? कहते माँ की बहुत याद आती है। फिर अक्सर माँ की स्मृति में डूबे जाते उन्हें देखा गया है। उनकी माँ की चिट्ठियाँ अक्सर उनके पास आती हैं। अपने अभिन्न मित्र डॉक्टर रघुवंश को वह चिट्ठी दिखाते थे और पिता और भाइयों के लिए उनके मन में बहुत लगाव नहीं था। फादर बुल्के अगर किसी को अपने परिवार के सदस्यों में याद करते थे तो वह उनकी माँ थी, बाकी किसी सदस्य को वह याद नहीं करते थे। पिता व्यवसायी थे और एक भाई वहीं पे पादरी हो गया था, पादरी का काम करता था। उसका परिवार है। बहन सख्त और जिद्दी थी, बहुत देर से उसने शादी की। फादर को एक आध बार उसकी शादी की चिंता करते हुए देखा गया। भारत में बस जाने के बाद दो तीन बार अपने परिवार से मिलने बेल्जियम देश के थे। बेल्जियम का एक शहर था रैम्स चैपल, जहाँ पे उनका जन्म हुआ था। यानी भारत में जब वो पूरी तरह से बस गए थे उसके बाद केवल दो ही तीन बार जा पाए थे उन्होंने। लेकिन मैं तो सन्यासी हूँ, वह कहते थे। आप छोड़कर क्यों चले आए? प्रभु की इच्छा। वो बालकों की सरलता पे मुस्कुरा के कहते हैं। माँ ने बचपन में ही घोषित कर दिया था, लड़का हाथ से गया। और सचमुच इंजीनियरिंग वैज्ञानिक सोच के होते हुए भी अंतिम वर्ष की पढ़ाई छोड़ने के बाद फादर बुल के सन्यासी होने के बारे में जो सोचने लगे, अपने धर्मगुरु के पास गए और कहा कि मैं सन्यास लेना चाहता हूँ, और एक शर्त रखी। सन्यास लेते समय सन्यास चाहने वाले का एक शर्त है कि आप कुछ भी शर्त रख सकते हैं। उन्होंने शर्त में कहा मैं भारत जाऊंगा। भारत जाने की क्यों बात उठी मैं नहीं जानता, बस मन में था। वह भारत आ गए क्योंकि वो जानते थे अगर धर्म की प्यास, आध्यात्म की प्यास अगर कहीं बुझानी है तो भारत जैसा पूरे विश्व में कोई देश नहीं। पूरा विश्व गुरु भारत को इसीलिए कहा गया है क्योंकि कोई भी आध्यात्म पिपासु है उसके प्यास भारत में आके ही बुझती है। जिसेट संघ में 2 साल पादरियों के बीच में रह के पढ़ाई की, फिर 9-10 वर्ष दार्जिलिंग में पढ़ते रहे। देखिए चित्र है फादर बुल्के का, यही है जिनसे कहा गया मानो करुणा की दिव्य चमक। यही फादर बुल्के हैं जो भारत में रहते भारत की संस्कृति, भारत के आचरण, भारत के व्यवहार को अपनी रगों में चुन लिया। विश्व में अगर इन्हें लगा कि भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पे उनके आध्यात्मिक जो है पिपासु यानी आध्यात्मिक प्यास बुझ पाएगी। विश्व में बहुत सारे देश थे लेकिन उनकी जिज्ञासाएं केवल भारत में ही पूर्ति हो सकती थी। कोलकाता से उन्होंने बीए किया, फिर इलाहाबाद से एमए। उन दिनों डॉक्टर धीरेन्द्र हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। उन्होंने अपना रिसर्च प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी में रह कर की हिंदी विभाग में रह के किया। 1950 में उन्होंने लिखा था राम कथा उत्पत्ति और विकास, उनकी एक रचना थी। परिमल में उसके अध्याय पढ़े गए थे। परिमल मैंने पहले भी बताया इलाहाबाद में साहित्यकारों का एक सभा था, उसमें कुछ कवि जो मिले थे, हमेशा उस गोष्ठी होती रहती थी, विचारों का वहाँ पे
जो आदान प्रदान होता था। तो इनकी एक कथा उन्होंने लिखा था, राम कथा उत्पत्ति और विकास, जिसको उनकी रचना को पढ़ा गया। फादर ने मातरलिंग के प्रसिद्ध नाटक ब्लू वर्ल्ड का भी रूपांतरण किया था, नीला पंछी, नील पंछी के नाम से। उन्होंने अगर दूसरा काम किया था तो नील पंछी के नाम से उन्होंने एक रचना लिखी। पहली रचना हिंदी के में लिखी, राम कथा उत्पत्ति और विकास। फिर वह सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में हिंदी तथा संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष हो गए। बताइए, एक बेल्जियम की धरती से आकर हिंदी को सीखा, हिंदी संस्कृति को सीखा और एक अध्यापक प्रोफेसर भी बन गए, एक अध्यापक भी बन गए और हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष भी हो गए। और उन्होंने अपना प्रसिद्ध हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश भी उन्होंने लिखा था। बाइबिल का भी उन्होंने अनुवाद किया था। वहीं बीमार पड़े और पटना आ गए। दिल्ली आए और 47 वर्ष की अवस्था और 47 वर्ष रहा उन्होंने, और 73 वर्ष की अवस्था जिंदगी जीकर और इस दुनिया से उन्होंने विदा ले लिया। फादर बुल के संकल्प से सन्यासी थे। कभी कभी लगता था कि मन से सन्यासी नहीं थे, केवल संकल्प से थे। रिश्ते अगर जिससे बनाते थे वो तोड़ते नहीं थे। 10 साल बाद भी उसकी गंध को महसूस किया जा सकता था। 10 साल बाद भी अगर देखिए, रिश्तों की थोड़ी सी दूरी होने के बाद लोग भूल जाते हैं, लेकिन 10 साल के बावजूद भी फादर अपने रिश्तों को भूलते नहीं थे, वो रिश्तों को याद रखते थे। 10 वर्ष बीत जाने के बाद अगर किसी से मिलते थे तो बिल्कुल गर्मजोशी के साथ वही पुरानी चिर परिचित अंदाज में समय निकाल कर एक बार संबंध बना लिए तो तोड़ते नहीं थे। कहा गया है कि संबंध बनाना आसान है लेकिन संबंध बने रहना कठिन है। लेकिन फादर के इस पे लागू नहीं होता था। वह बिल्कुल एक बार जिससे संबंध बना लिए फिर वो तोड़ने का नाम ही नहीं जानते थे। कहते खोज कर मिलते थे, चाहे सर्दी गर्मी बरसात झेल कर 2 मिनट के लिए सही करे। यह सन्यासी कौन करता है? यह चिंता हिंदी को राष्ट्र भाषा के रूप में देखने को भी थी। वो बड़े चिंतित थे। यहाँ के लोग आज भी स्वतंत्रता के बाद हिंदी के बारे में चिंतन नहीं करते, हिंदी के बारे में चिंता नहीं करते। लेकिन फादर आज भी जो था उस समय भी आज के परिवेश में तो बिल्कुल नहीं चिंता है। लेकिन फादर बुल्के को कई बार उन्हें हिंदी की चिंता देखा गया करते हुए। वह हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखना चाहते थे, तकलीफ बयान देते थे अपना। हमेशा देखा गया है वह अकाट्य तर्क दोहराते थे, हिंदी को राष्ट्रभाषा का गौरव दिलाना चाहते थे। हिंदी उत्कर्ष चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई वीडियो का अपडेट मिलता रहे और आप अपने ज्ञान का अर्जन करते रहें।